कहानी की शुरुआत में हम एक औरत और उसके बेटे चोई को देखते हैं जो कि बारिश के बीच अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। घर पहुंचने के बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि चोई हमेशा अपनी एक आंख पर पट्टी बांध कर रखता है और चोई की एक टांग नकली है। उसकी माँ बार बार उसे समझाती है कि वह कभी भी अपनी आंखों से पट्टी ना हटाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन तभी अचानक घर का माहौल बदल जाता है। चोई का पिता गुस्से में घर के अंदर आता है और आते ही अपनी पत्नी और बेटे पर चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि दोनों उसे छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। बात इतनी बढ़ जाती है कि वह अपनी पत्नी को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। अपनी माँ को पिटता देखकर चोई का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार चोई रुकने वाला नहीं था। धीरे धीरे वह अपनी आंखों की पट्टी हटाता है और अपने पिता की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक उसका पिता बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल जाता है और सड़क पर जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन असली डर अब शुरू होता है। चोई अपनी आंखों की ताकत का इस्तेमाल करता है और अपने पिता को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अगले ही पल उसका पिता अपनी जान गंवा देता है। ये देखकर चोई की माँ पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए अपने बेटे को गले लगाती है, लेकिन तभी अचानक वह खुद चोई का गला दबाने लगती है। शायद उसे लगने लगा था कि उसका बेटा अब इंसान नहीं रहा, लेकिन चोई अपनी ताकत से अपनी माँ को भी कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वह उसे नदी किनारे ले जाता है। जब उसकी माँ को होश आता है तो वह जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि उसके बेटे की आंखों में एक खतरनाक शक्ति छिपी हुई है। चोई सिर्फ किसी की आंखों में देखकर उसे अपने वश में कर सकता था। समय बीतता है और चोई बड़ा हो जाता है, लेकिन अब वह पूरी तरह अकेला इंसान बन चुका था। उसे किसी से कोई लगाव नहीं था और ना ही जिंदगी में किसी चीज की चिंता। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आराम से लोगों से पैसे चोरी करता और फिर उन्हीं पैसों से बड़े बड़े होटलों में लग्जरी जिंदगी जीता था। उसके लिए लोगों को कंट्रोल करना अब एक खेल बन चुका था। दूसरी तरफ हमें इम कबान नाम का एक मेहनती लड़का दिखाया जाता है जो एक कबाड़ खाने में काम करता था। वहाँ उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे, अली और बोबा। तीनों की दोस्ती काफी मजेदार थी। एक दिन काम खत्म होने के बाद वे लोग इम कबान का जन्मदिन मनाने बाहर जाते हैं, लेकिन खुशी का यह माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। वापस लौटते समय जैसे ही इम कबान गाड़ी से उतरता है, तभी एक तेज रफ्तार कार उसे जोरदार टक्कर मार देती है। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन उसका शरीर बहुत तेजी से ठीक होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर भी कोई अलग ताकत छिपी हुई हो। लेकिन तभी उसे एक और बुरी खबर मिलती है। उसके दोस्त बताते हैं कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर इम कबान परेशान हो जाता है और नई नौकरी की तलाश शुरू कर देता है। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे यूटोपिया नाम की एक छोटी दुकान के बारे में पता चलता है। इस दुकान को जूंग सिक नाम का आदमी अपनी बेटी यंग गंग के साथ मिलकर चलाता था। इम कबान वहाँ नौकरी मांगने पहुँचता है। जूंग सिक उसे दुकान के बारे में बताता है और फिर एक अजीब समस्या का जिक्र करता है। वह कहता है कि पिछले कुछ समय से उनकी दुकान से लगातार पैसे गायब हो रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि दुकान में कैमरे लगे होने के बावजूद भी चोर कभी दिखाई नहीं देता था। अब ऐसा लग रहा था कि इस चोरी के पीछे कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई बेहद खतरनाक ताकत छिपी हुई है। अगले दिन इम कबान अपनी नई नौकरी पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात यंग गंग से होती है। दोनों पहली ही मुलाकात में काफी अच्छे से बात करने लगते हैं और धीरे धीरे उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी दिन इम कबान के दोस्त अली और बोबा भी उससे मिलने दुकान पर आ जाते हैं। चारों लोग साथ बैठकर हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक दुकान का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दरअसल वहाँ चोई पहुँच चुका था। जैसे ही वह अंदर आता है, वह अपनी आंखों की ताकत का इस्तेमाल करके दुकान में मौजूद सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब उसकी शक्तियाँ पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। बचपन में वह मुश्किल से एक इंसान को कंट्रोल कर पाता था, लेकिन अब वह एक साथ कई लोगों को अपने वश में कर सकता था। चोई तुरंत दुकान के मालिक को तिजोरी से पैसे निकालने का आदेश देता है। सभी लोग बिना कुछ सोचे उसकी बात मानने लगते हैं। लेकिन तभी इम कबान को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगने लगता है जैसे उसका शरीर अचानक जम गया हो। वह अपने हाथ पैर तक नहीं हिला पा रहा था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद वह खुद को उस कंट्रोल से बाहर निकाल लेता है। और यही चीज देखकर चोई पहली बार पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई इंसान उसकी ताकत से बच पाए। अब पहली बार उसके सामने ऐसा आदमी खड़ा था जिस पर उसकी शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन चोई इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत अली और बोबा को अपने कंट्रोल में लेकर इम कबान पर हमला करवा दिया। इसके बाद उसने यंग गंग को भी अपने वश में कर लिया और उसी से इम कबान की पीठ में चाकू मरवा दिया। इतनी चोट लगने के बाद भी इम कबान हार नहीं मानता और चोई से लड़ने की कोशिश करता रहता है। लेकिन तभी चोई उसके बॉस को कंट्रोल करके इम कबान को जोरदार बिजली के झटके दिलवा देता है। इस खतरनाक हादसे के बाद इम कबान और उसके बॉस दोनों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इम कबान तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसके बॉस की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ चोई लगातार
बार इसी सोच में डूबा रहता है कि आखिर इमकबान उसकी शक्तियों से बच कैसे गया। उधर इमकबान, अली और बोबा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालने की कोशिश करते हैं ताकि चोई का सच सबके सामने लाया जा सके। लेकिन तभी चोई वहाँ भी पहुँच जाता है। इस बार वह अकेला नहीं था, उसने कई और लोगों को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। खतरा देखते ही अली और बोबा डरकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इमकबान उस सीसीटीवी फुटेज को लेकर दुकान के अंदर ही छुप जाता है। दूसरी तरफ चोई किसी भी कीमत पर उस वीडियो को हासिल करना चाहता था। वह लगातार इमकबान पर हमला करता रहता है और देखते ही देखते उनकी लड़ाई दुकान से निकलकर सड़क तक पहुंच जाती है। अब चोई बिल्कुल अकेला था और तभी इमकबान को उसकी कमजोरी समझ आ जाती है। उसे एहसास होता है कि चोई खुद लड़ नहीं सकता, उसे हमला करने के लिए हमेशा दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। यही वजह थी कि वह हमेशा भीड़ के बीच रहना पसंद करता था। अब इमकबान पूरी ताकत के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। दोनों सड़क किनारे पहुंच जाते हैं। जैसे ही इमकबान गाड़ी से उतरकर चोई का सामना करने जाता है, तभी अचानक कई लोग उसे घेर लेते हैं। वे सभी चोई के कंट्रोल में थे और उसके इशारे पर इमकबान को मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे लोग उसे खत्म कर पाते, इमकबान अपनी इलेक्ट्रिक गन निकालता है और सीधा चोई पर हमला कर देता है। अब पहली बार चोई खुद खतरे में फंस चुका था। इमकबान की इलेक्ट्रिक गन का जोरदार झटका लगते ही चोई का ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर इमकबान तुरंत उसके चेहरे पर कपड़ा डाल देता है ताकि वह किसी की आंखों में देखकर उसे कंट्रोल न कर सके। इसके बाद वह चोई को सीधे पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर मामला पूरी तरह उल्टा पड़ जाता है। पुलिस वालों को इमकबान की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि वह कोई नशेड़ी है जो बेकार की कहानियां बना रहा है। इमकबान बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि चोई बहुत खतरनाक है और उसके चेहरे से कपड़ा हटाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और जैसे ही वे लोग चोई के चेहरे से कपड़ा हटाते हैं, अगले ही पल पूरा पुलिस स्टेशन उसके कंट्रोल में आ जाता है। अब सारे पुलिस वाले चोई के इशारों पर चलने लगते हैं। चोई उन्हें आदेश देता है कि इमकबान को खत्म कर दो। पुलिस वाले तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए इमकबान वहां से भाग निकलता है। इसके बाद वह सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन चोई अभी भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही इमकबान उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, चोई वहां मौजूद सैकड़ों लोगों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब पूरा रेलवे स्टेशन जैसे उसकी सेना बन चुका था, लेकिन तभी चोई कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर कोई भी डर जाए। वह एक औरत को अपने वश में करके उसके हाथ में मौजूद छोटे बच्चे को रेलवे ट्रैक की तरफ फेंकवा देता है। उसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रेन उस बच्चे की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर इमकबान बिना कुछ सोचे सीधे ट्रेन के सामने कूद जाता है और किसी तरह उस बच्चे की जान बचा लेता है। लेकिन इस दौरान उसे बहुत गंभीर चोटें लगती हैं। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि चोई उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर आराम से अपने होटल वापस चला जाता है। जब चोई अपने होटल पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पहले से पुलिस मौजूद है, लेकिन हर बार की तरह वह अपनी आंखों की ताकत का इस्तेमाल करके सभी पुलिस वालों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके बाद वह उनके दिमाग के साथ ऐसा खेल खेलता है कि वे एक दूसरे पर ही गोली चलाने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा कमरा लाशों से भर जाता है। दूसरी तरफ इमकबान इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि उसके पास भी एक खास शक्ति है। उसके शरीर में हीलिंग पावर थी, जिसकी वजह से उसका शरीर खुद ब खुद तेजी से ठीक हो जाता था। अब इमकबान को समझ आ चुका था कि चोई सिर्फ चोर नहीं है, वह अपने फायदे के लिए हजारों लोगों की जान भी ले सकता है। इसलिए इमकबान फैसला करता है कि अब उसे किसी भी कीमत पर रोकना ही होगा। इस मिशन में वह अपने दोस्तों अली और बोबा को भी शामिल कर लेता है। दोनों अपने दोस्त पर भरोसा करके तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तीनों मिलकर चोई को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अली एक खास वैन तैयार करता है जिसमें वह एक फ्लेयर गन लगाता है। उनका प्लान था कि तेज रोशनी की मदद से कुछ समय के लिए चोई की आंखों को बेकार कर दिया जाए ताकि वह किसी को कंट्रोल न कर सके। उधर पुलिस भी धीरे धीरे चोई तक पहुंचने लगी थी। जांच करते करते वे लोग चोई की मां के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी चोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी पुलिस वालों को मार देता है। इसके बाद वह अपनी मां के पास जाता है। ऐसा लग रहा था कि अब वह उसे भी खत्म कर देगा, लेकिन आखिरी वक्त पर उसका दिल बदल जाता है। वह अपनी मां को नहीं मारता और वहां से चुपचाप चला जाता है। जाते जाते वह चोरी किए हुए पैसों का कुछ हिस्सा अपनी मां के लिए छोड़ देता है। इधर इमकबान, अली और बोबा अपनी वैन में पूरे शहर में चोई को ढूंढते घूम रहे थे। तभी सफर के दौरान इमकबान की थोड़ी देर के लिए आंख लग जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि बोबा अब चोई के कंट्रोल में आ चुका था और वह सीधे इमकबान पर हमला कर रहा था। इमकबान तुरंत समझ जाता है कि चोई कहीं न कहीं आसपास मौजूद है और दूर से ही उन सब पर नजर रख रहा है। यही सोचकर वह तुरंत गाड़ी से उतरता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। तभी अचानक उसे दूर चोई की एक झलक दिखाई देती है। इमकबान बिना देर किए उसका पीछा करना शुरू कर देता है और पीछा करते करते वह एक बड़ी इमारत के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चोई ने वहां पहले से ही कई लोगों को अपने कंट्रोल में कर रखा था। पूरा
बिल्डिंग जैसे उसके कब्जे में थी। इसके बाद चोई उन्हीं लोगों के जरिए इम कबान से बात करना शुरू करता है। वह कहता है कि जितने भी लोगों की मौत हुई है उसके पीछे असली जिम्मेदार इम कबान खुद है। चोई के मुताबिक अगर इम कबान उसके रास्ते में ना आता तो किसी की जान नहीं जाती। वह तो बस चुपचाप चोरी करता था और वहाँ से निकल जाता था, लेकिन इम कबान ने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। अब हर मौत का जिम्मेदार वही है। अपनी बात खत्म करने के बाद चोई कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर इम कबान पूरी तरह हिल जाता है। वह एक एक करके कंट्रोल किए हुए लोगों को बिल्डिंग से नीचे गिराना शुरू कर देता है। इम कबान उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। उसके सामने कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। किसी तरह बाहर निकलने के बाद अली और बोबा अपनी फ्लेयर गन से चोई पर हमला करते हैं। तेज रोशनी कुछ सेकंड के लिए उसे रोकती जरूर है, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। अगले ही पल चोई उन दोनों को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब इम कबान का पूरा प्लान फेल हो चुका था। वह काफी देर तक अपने दोस्तों को ढूंढता रहता है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। आखिरकार वह वापस दुकान पर लौटता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे एक और बड़ा झटका लगता है। चोई ने अली और बोबा दोनों को रस्सी के फंदों से लटका रखा था। यह देखकर इम कबान तुरंत उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी चोई पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब इम कबान की आंख खुलती है तो वह खुद भी अपने दोस्तों की तरह रस्सी से बंधा हुआ होता है। इसके बाद चोई उन तीनों को मरने के लिए वहीं छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद इम कबान की नजर ऊपर पड़े एक चाकू पर जाती है। वह किसी तरह उस चाकू तक पहुंचता है और रस्सियां काटकर खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाख कोशिशों के बाद भी वह अली और बोबा को नहीं बचा पाता। अपने दोस्तों की मौत देखकर इम कबान पूरी तरह टूट जाता है। उधर दुकान से निकलते ही चोई की नजर यंग गंग पर पड़ती है। वह तुरंत उसे भी अपने कंट्रोल में कर लेता है और अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन इस बार इम कबान उसे देख लेता है। वह समझ जाता है कि अब चोई यंग गंग को भी मारने वाला है। बस फिर क्या था, इम कबान पूरी स्पीड से उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। पीछे आता देखकर चोई सभी ड्राइवर्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और सड़क पर एक भयानक एक्सीडेंट कराने की कोशिश करता है। चारों तरफ गाड़ियां टकराने लगती हैं और पूरा रास्ता तबाही में बदल जाता है। लेकिन तभी एक बेहद अजीब चीज होती है। इम कबान को अचानक अली और बोबा की आत्माएं दिखाई देती हैं। वे उसे वैन में लगे एक खास बटन को दबाने के लिए कहते हैं। इम कबान तुरंत वह बटन दबा देता है और अगले ही पल वैन पूरी रफ्तार से आगे निकल जाती है, जिससे वह उस बड़े एक्सीडेंट से बाल बाल बच जाता है। उधर चोई यंग गंग को अपने कंट्रोल में लेकर एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर पहुंच चुका था। दूसरी तरफ इम कबान भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। छत पर पहुंचते ही उसकी नजर सबसे पहले चोई पर पड़ती है और बिना देर किए वह उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी उसकी नजर कोने में खड़ी यंग गंग पर पड़ती है। वह पूरी तरह चोई के कंट्रोल में थी और बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। चोई इसी मौके का फायदा उठाता है और अचानक इम कबान पर गोली चला देता है। गोली लगते ही इम कबान जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद चोई उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि अब इम कबान का बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी इम कबान एक चाल चलता है। वह चोई को उसके परिवार की बातें याद दिलाने लगता है। वह उसकी माँ और उसके बचपन के बारे में ऐसी बातें बोलता है जिससे चोई का ध्यान भटकने लगता है। पहली बार चोई इमोशनली कमजोर पड़ने लगता है और बस यही मौका इम कबान को चाहिए था। वह तुरंत चोई को पकड़ लेता है और दोनों सीधे बिल्डिंग की छत से नीचे कूद जाते हैं। नीचे गिरते ही बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन इम कबान अपनी हीलिंग पावर की वजह से किसी तरह बच जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगता है, मगर चोई इस बार नहीं बच पाता। आखिरकार उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ उसकी खतरनाक शक्तियों का अंत हो जाता है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि इम कबान अब व्हील चेयर के सहारे रेलवे स्टेशन पर घूम रहा है। वहीं उसकी मुलाकात यंग गंग से होती है, जो अब एक एयर होस्टेस बन चुकी थी। दोनों की जिंदगी धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन तभी स्टेशन पर अचानक हड़कंप मच जाता है। एक छोटा बच्चा रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है। सभी लोग डरकर सिर्फ दूर खड़े देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं करता। उसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रेन उस बच्चे की तरफ बढ़ रही होती है। हर किसी को लगता है कि अब वह बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन जैसे ही ट्रेन गुजरती है सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इम कबान ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बच्चे को बचा लिया था। यानी आखिर तक वह वही इंसान बना रहा जो दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की परवाह नहीं करता। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बताओ, क्या आप किसी अनजान इंसान की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकते हो? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।